बहुत साल से कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारी शादी नहीं हो पा रही है। कभी मंगल दोष बीच में आ जाता है, कभी कालसर्प दोष बीच में आ जाता है, कभी नाड़ी दोष बीच में आ जाता है, कभी गोत्र का दोष बीच में आ जाता है, कभी कुछ और आ जाता है और इस वजह से हमारी शादी नहीं हो पा रही। भाई साहब कैसे हो शादी? अगर ये है आपकी समस्या, जैसे करोड़ों लड़के और लड़कियों की आज ये समस्या है, तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक, क्योंकि इसमें हम जानेंगे ढेर सारे ऐसे मिथ्स जो एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे बताए जाते हैं और फिर उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कौन से हैं वो सिंपल टेक्निक्स जिसके जरिए आप बेसिक मैच मेकिंग खुद अपने आप कर पाएं। आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो होने वाला है लाइफ चेंजिंग एज ऑलवेज, तो देखिए आखिर तक, स्टे ट्यून्ड। नमस्कार, वेलकम, वणक्कम, कैसे हैं आप लोग? केम छो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट मैच मेकिंग, शादी से रिलेटेड मैच मेकिंग। लेकिन मैच मेकिंग के बारे में हम जो टेक्निक्स हैं उनकी बात आखिर में करेंगे। पहले ये जानना जरूरी है कि डोंट्स क्या है, यानी कि मिथ्स कौन से हैं, क्योंकि मिथ्स जो हैं उनके वजह से कई सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द मिथ्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंगल दोष से। बहुत सारे लोगों की लव स्टोरी और शादी में विलन बना हुआ है मंगल ग्रह और मंगल दोष। तो मंगल दोष जब जब होता है तो ऐसा कहा जाता है कि आपका जो पार्टनर है वो मर जाएगा, या उसके जो है हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, और इसीलिए मंगल दोष जो है बड़ा खतरनाक होता है। तो जरा समझते हैं ये मंगल दोष क्या चीज है। तो ट्रेडिशनली ऐसी मान्यता है कि अगर आपकी लग्न कुंडली के फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस में अगर मंगल ग्रह बैठ जाए तो आपको मंगल दोष है। कुछ लोग हैं जो सेकंड हाउस और 9th हाउस में जो मंगल है उसको भी मंगल दोष मानते हैं। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि अगर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवेंथ, 8th और उसके बाद 9th और 12th, इतने सारे घरों में, यानी लगभग 6 घरों में, 7 घरों में अगर मंगल ग्रह बैठता है तो आपको मंगल दोष है। इसका मतलब यह होता है कि दुनिया के 800 करोड़ में से 400 करोड़ लोगों को मंगल दोष अप्लाई होता है, क्योंकि 50% घरों में तो मंगल दोष है ही है। तो इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता है। और ऊपर से फिर हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स, साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स और तरह तरह के बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वो लोग ये सेम प्रिंसिपल लग्न कुंडली में भी देखते हैं, चंद्र कुंडली में भी देखते हैं, फिर नवांश में भी देखते हैं, और पता नहीं और कौन से कुंडली में देखते हैं। तो जिसके वजह से हर आदमी को मंगल दोष है। अगर ऐसा आप कहते हैं तो वो कोई गलत स्टेटमेंट नहीं होगा। तो मंगल दोष जो है ये एक ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, लेकिन आजकल इसको जो है एक गिमिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक गलत बात है। मंगल दोष से आपकी या आपके पार्टनर की मृत्यु नहीं हो सकती, पहले तो ये समझ लीजिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र इतना कच्चा और इतना आसान नहीं है कि वो सिर्फ एक ग्रह और उसके स्थान के बेसिस पे आपकी पूरी जिंदगी या वैवाहिक जीवन को डिसाइड कर सके। आपके कुंडली में होते हैं 12 घर, 12 राशियां, 27 नक्षत्र, और उनके अंदर होते हैं 4 पद, यानी 108 डिविजन होते हैं सारे नक्षत्रों के मिला के, और फिर 9 ग्रह हैं। और फिर इन सबको एनालाइज करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि आपके जीवन में क्या फल होगा और क्या नहीं होगा। तो सिर्फ मंगल ग्रह, एक ग्रह कहां बैठा है इसके बेसिस पे अगर लोगों के पार्टनर मरने लग जाए तो फिर तो ज्योतिष शास्त्र सीखने की जरूरत ही नहीं है फिर, क्योंकि हम ऐसे ही एक एक ग्रह देख के कुछ भी बताने लग जाएंगे। तो ये एक मिथ्या है, एक मिथ है कि मंगल दोष की वजह से पार्टनर मर जाएगा या ऐसा कुछ। तो कोई नहीं मरेगा। जो भी मरेगा वो अपने नसीब से मरेगा, अपने पार्टनर के नसीब से नहीं मरेगा। आपके जीवन की हर छोटी से बड़ी घटना आपके अपने हॉरोस्कोप से घटित होती है। तो आपकी बीवी या पति के हॉरोस्कोप के बेसिस पे आपको मृत्यु कैसे आ जाएगी? तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने हॉरोस्कोप के बेसिस पे अपने पार्टनर के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे हॉरोस्कोप के प्रभाव की वजह से ऐसा हो रहा है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जो अपने हॉरोस्कोप के साथ मैच होता है वही आदमी आपके लाइफ में अट्रैक्ट होता है और उसी से आपकी शादी होती है। दैट्स ऑल। तो मंगल दोष को मानने की कोई जरूरत नहीं है। यू गाइस कैन हैव अ साई ऑफ रिलीफ, क्योंकि अगर ऐसा आपको किसी ने कहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज जो इसके ऊपर कही जाती है वो ये होती है कि अगर आपको मंगल दोष है तो आप किसी और मंगल दोष वाले के साथ ही शादी करोगे तो मंगल एक दूसरे को काट देते हैं। तो ये और भी बेवकूफी की बात है, क्योंकि अगर मंगल आपका खराब है और आप देख रहे हैं कि सामने वाला का भी खराब होना चाहिए, तो इससे आप दोनों की जीवन में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको मंगल देखना ही है शादी के मैच मेकिंग में, अगर वायु तत्व के राशियों में मंगल बैठा है तो वो एक प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। जैसे कि अगर मंगल बैठा है मिथुन राशि में, तुला राशि में या कुंभ राशि में, तो वहां पर मंगल जो है कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि मंगल इन राशियों में बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाता है इन टर्म्स ऑफ एंगर, इन टर्म्स ऑफ एग्रेशन। तो जब जब इन राशियों में मंगल होता है तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों में एंगर, एग्रेशन बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केस में फिर
उनमें झगड़ा, मारपीट, ऐसी घटनाएं भी देखी जाती हैं। तो इसीलिए अगर मंगल वायु तत्व की राशियों में है तो थोड़ा सा उस व्यक्ति के बारे में, उसके टेम्पर के बारे में पता करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपका खुद का मंगल वायु राशि में है तो आपको यह कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, एग्रेशन पे कंट्रोल करें और आप मंगल ग्रह से रिलेटेड कोई उपाय कर लें। ऐसे व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के भी चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए यह देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि मंगल वायु राशि में है या नहीं है। अगर है तो उसका कुछ उपाय होना जरूरी है। तो ये अगर हम मैच मेकिंग के वक्त देख लेते हैं तो हमें आसानी होगी उस इंसान को जज करने में। जब हम उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, थोड़ी बहुत हम इंक्वायरी कर सकते हैं कि ये भाई झगड़ालू है, कोई मारपीट तो नहीं करता है, ये सब हम देख सकते हैं हमारी सेफ्टी के लिए। तो इतना ही अगर आप मंगल दोष देखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो यही मंगल दोष होता है। इसके अलावा कोई मंगल दोष नहीं होता है। नाड़ी दोष, नाड़ी दोष के बारे में भी आपने सुना होगा। बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा होता है कि वो दोनों सेम नाड़ी के होते हैं और इसीलिए ये कहा जाता है कि इनमें नाड़ी दोष है और इसलिए इनको शादी नहीं करनी चाहिए। नाड़ी दोष देखने के और भी 2-4 तरीके हैं, लेकिन बेसिकली वो कहते हैं कि नाड़ी दोष अगर होगी तो आपको फिर जो है संतान होने में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी बच्चे होने में आपको, ऐसे कपल्स को प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा कहा जाता है। मैंने जैसा कहा कि आपका पूरा हॉरोस्कोप देखना जरूरी है, आपके पार्टनर का पूरा हॉरोस्कोप देखना जरूरी है। सिर्फ नाड़ी दोष देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नाड़ी दोष के केस में जो मेन क्लेम है कि बच्चे होने में प्रॉब्लम आती है, वो क्लेम अपने आप में गलत है। क्योंकि अगर आप ऐसे बहुत सारे कपल्स को देखते हैं जिनको नाड़ी दोष है, फिर भी उनको हेल्दी बच्चे हुए हैं, 1-1, 2-2, 3-3 बच्चे हुए हैं। तो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से भी अगर हम जाते हैं तो इसमें देखने को मिलता है कि नाड़ी दोष कुछ वर्कआउट होते हुए नजर नहीं आता है। तो नाड़ी दोष को बहुत बार लोग ब्लड ग्रुप से भी जोड़कर देखते हैं, जो एक बिल्कुल ही मिथ्या है। ब्लड ग्रुप का नाड़ी से कोई संबंध नहीं है। तो नाड़ी दोष तो एक मिथ्या है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, क्योंकि आपके घर वाले, आपके पंडित जी, कोई ना कोई ये नाड़ी दोष में विश्वास करता होगा। आप नहीं करते होंगे तो आपके सामने जो रिश्ता आ रहा है उनके घर वाले विश्वास रखते होंगे। और कई बार क्या होता है कि उनको ये सब समझाना पॉसिबल नहीं होता है। मैं आपको एक थोड़ा सा डाइवर्जन या एक ट्रिक बता देता हूं जो उनको समझ में आएगी। महाराष्ट्र में एक पंचांग निकलता है, दाते पंचांग, जिसके अंदर एक टेबल दिया हुआ होता है, नाड़ी पाद वेद कोष्टक, यानी कि एक टेबल होता है। कोष्टक का मतलब संस्कृत में होता है टेबल। तो एक टेबल दिया हुआ होता है जिसमें वो अलग अलग नक्षत्रों और उनके चरणों को उन्होंने लिखा हुआ है और वो बताते हैं कि इनका पाद वेद है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप शादी कर सकते हैं। तो गोत्र का संबंध लोग जेनेटिक्स से जोड़कर देखते हैं। गोत्र अगर एक होगा तो आपको भाई बहन माना जाएगा। और मैंने तो यहां तक सुना है कि नॉर्थ के हरियाणा वगैरह कुछ स्टेट्स में अगर एक गोत्र के लड़के और लड़की ने शादी की तो उनकी तो ऑनर किलिंग भी हो गई थी, क्योंकि उनका मानना था कि उनके गांव में रहने वाले सब एक गोत्र के होते हैं या ऐसा कुछ। तो गोत्र दोष जो है ये एक बहुत बड़ा मिस्टीरियस सा दोष है और लोगों को बहुत विश्वास है इसके ऊपर, क्योंकि वो ये समझते हैं कि गोत्र का संबंध जेनेटिक्स से है और वो ये समझते हैं कि जो गोत्र में ऋषियों के नाम होते हैं उन ऋषियों के ये सब लोग डिसेंडेंट्स हैं। अब ये जो क्लेम है इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। क्यों है मैं आपको बताता हूं। तो गोत्र जो है वो एक तो पूरे हिंदुस्तान में वही गोत्र हैं ज्यादातर। ओरिजिनली ऐसा माना जाता है कि सिर्फ 7 ऋषियों के नाम हैं और 7 ही गोत्र हैं, लेकिन आज अगर हम हिंदुस्तान में जाके देखते हैं तो 108 गोत्र हैं और ये ऋषि के नाम, गोत्र, फिर सब गोत्र, सब गोत्र और प्रवर इत्यादि के कॉम्बिनेशन से ये 108 बने हैं। उसके बाद जो सब कम्युनिटीज हैं हिंदुइज्म में, जो सब कम्युनिटीज है जैसे सिखिज्म है, जैनिज्म है या लिंगायत है, उनके अंदर फिर कुछ अलग ही सेट ऑफ गोत्र है। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना गोत्र याद नहीं है, तो वो लोग अपना गोत्र नहीं याद है इसलिए वो उसको काश्यप गोत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसके पीछे बिलीफ ये है कि कश्यप गोत्र जो है वो विष्णु जी का गोत्र है और विष्णु जी जो है वो सबके पिता हैं, तो इसीलिए वो सबका गोत्र हुआ। तो ये एक थियरी है कुछ लोगों की। फिर गोत्र में और एक प्रॉब्लम ये है कि जब लड़की शादी करती है तो वो उसके बाद अपने पति का गोत्र लगाती है। तो बेसिकली अगर बीवी पति का गोत्र लगाती है तो इससे थोड़ी ना उनके जेनेटिक्स बदल जाते हैं, उनके जीन पूल बदल जाता है। तो इससे यह प्रूव होता है कि जेनेटिक्स का गोत्र से कोई संबंध नहीं है। ऑल्सो हमारे यहाँ पे ऐसे भी बहुत लोग हैं जो अपने गुरु का गोत्र लगाते हैं, यानी गुरु दीक्षा जहां से लेते हैं तो इसलिए वो गुरु का गोत्र लगाते हैं। तो यहाँ पे भी ये प्रूव होता है कि गोत्र का जेनेटिक्स से कोई संबंध नहीं है। फिर यहाँ पे एक अजीबोगरीब बात यह है कि हमारे यहाँ पे लोग ये तो मानने को तैयार हैं कि जिस लड़की के परिवार से आप कभी मिले नहीं, उनका सिर्फ गोत्र सेम होने से आप भाई बहन हो
जाते हैं। अगर दिल्ली का कोई रिश्ता हो और साउथ इंडिया का चेन्नई का कोई रिश्ता हो और उनका अगर गोत्र सेम निकल आए, जो निकल सकता है, तो वो भाई बहन है जिनका कोई संबंध नहीं है, ना भाषा, ना कल्चर, ना रिश्तेदार, कोई भी सेम नहीं है, लेकिन वो फिर भी भाई बहन है क्योंकि उनका गोत्र सेम है। लेकिन अगर इंसान अपने कास्ट में शादी करे या अपने सब कास्ट में शादी करे तो वो भाई बहन नहीं है। अब ये बड़ी विचित्र बात है। अगर आप अपने कास्ट में और सब कास्ट में पीढ़ी दर पीढ़ी कई 100 पीढ़ियों से शादी कर रहे हैं तो आपका जीन पूल ज्यादा क्लोज है, ना कि किसी के गोत्र सेम होने से। ये पता नहीं क्यों लोगों ने उसको जस्टिफाई करने के लिए जेनेटिक्स वाली बात उसमें घुसा दी है, लेकिन उसका कोई संबंध नहीं है। इसका और एक प्रूफ ये है कि गोत्र को बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर जो हैं, स्कॉलर्स हैं, वो नक्षत्रों से जोड़कर देखते हैं। तो इसका मतलब तो जेनेटिक्स से बिल्कुल भी संबंध नहीं है गोत्र का। उसमें भी फिर 2 टाइप्स हैं, यानी एस्ट्रोलॉजर्स में भी नक्षत्र के हिसाब से जो गोत्र देख रहे हैं उनमें भी 2 टाइप्स हैं। तो एक है ये टेबल जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि किन किन नक्षत्रों का कौन सा गोत्र है, तो ये एक तरीका है देखने का। इसके अलावा आपने सुना होगा KS कृष्णमूर्ति के बारे में। ये एक बहुत बड़े दिग्गज एस्ट्रोलॉजर हैं। इन्होंने अपनी खुद की एक पद्धति शुरू की, कृष्णमूर्ति पद्धति एस्ट्रोलॉजी की, और इन्होंने 6 किताबें लिखी, 6 रीडर्स जिनको बोलते हैं। तो इनमें से जो मैरिज से रिलेटेड उनका रीडर है उसके अंदर, यानी उस किताब के अंदर उन्होंने लिखा है कि गोत्र के डिविजन्स कैसे हैं। वो ये कहते हैं कि जो गोत्र हैं वो नक्षत्रों के बेसिस पे है, और नक्षत्र जो है एक्चुअल में 28 है अगर हम अभिजीत नक्षत्र को भी काउंट करते हैं। तो इसीलिए गोत्र में 7 ऋषियों के नाम है, 28 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि हर गोत्र के अंदर 4 नक्षत्र आते हैं। यानी कि अगर हम ज़ोडिएक बेल्ट को शुरुआत से गिनते हैं तो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, ये 4 नक्षत्रों का सेट होगा जिनके एक गोत्र होगा। तो उनका यह कहना है कि एक गोत्र में विवाह ना करने का मतलब यह है कि इनमें से जो 4 नक्षत्र हैं इनको एक दूसरे से शादी नहीं करनी चाहिए। यह है एक गोत्र में शादी ना करने का मतलब, अकॉर्डिंग टू KS कृष्णमूर्ति। और वहां पर वो काल प्रकाशिका नाम के एक ग्रंथ का उल्लेख भी करते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि वो काल प्रकाशिका से ये थियरी बता रहे हैं या ये थियरी वो कहीं और से बता रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ जनरेशन पहले उनका सरनेम बदल गया था और इसलिए वो सरनेम के हिसाब से अपना गोत्र बदल देते हैं। तो ये और एक प्रूफ है कि गोत्र का जेनेटिक्स से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हर आदमी अपना सरनेम पता नहीं कितनी बार बदल चुके हैं, कितने सारे फैमिलीज बदल चुके हैं। कई सारे सरनेम्स हमारे यहाँ पे ऐसे हैं जो सिटी, विलेज के नाम पे हैं। तो भाई उनका तो गोत्र ढूंढना या उनके कितने बार सरनेम चेंज हुए हैं ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो फिर गोत्र को देखकर अगर आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इट इज वर्थ वाइल कि आप अच्छे खासे किसी रिश्ते को ठुकरा दें जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ गोत्र। इसके बाद और एक मिथ होता है, वो ये भाई 36 गुण मिलते हैं आपके। अगर आपके 36 गुण मिलते हैं तो फिर आपकी लाइफ तो भाई बल्ले बल्ले हो गई, आपकी शादी बल्ले बल्ले हो गई। ये आपने बहुत बार सुना होगा और ऐसे भी सुना होगा कि 36 गुण मिलते थे फिर भी डिवोर्स हो गया। तो क्लियरली ये 36 गुण वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल ही बेतुका है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। और कई बार तो ये 36 गुण का क्राइटेरिया भी बड़ा फनी सा होता है कि अगर आप एक राशि के हैं लेकिन भिन्न नक्षत्र के हैं, या एक नक्षत्र के हैं और भिन्न राशियों के हैं, तो आपके 36 गुण मिलते हैं। तो भाई साहब इतना आसान है कि भाई एक राशि नक्षत्र देख लिया और सब कुछ बल्ले बल्ले हो गया। तो फिर बाकी के सारे नक्षत्र कहां गए, बाकी की राशियां कहां गई, बाकी के ग्रह क्या करेंगे? आपने तो एक ही क्राइटेरिया लगा के मैच कर दिया, 36 गुण लगा दिए और बस बात खत्म हो गई। बाकी ग्रहों का क्या? तो ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये सारी गिमिक्स हैं और ये गिमिक्स में फंस जाते हैं लोग। कई सारे एस्ट्रोलॉजर भी फंस जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर से बचिए जो गिमिक्स के बेसिस पे आपको कुछ बता रहे हैं। आप फोकस करिए लॉजिक पे। तो जब हम एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, जब मैच मेकिंग देखते हैं, तो इसमें सारे ग्रहों का, नक्षत्रों का, सबका समावेश करके हम देखते हैं कि कोई चीज मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। और इसमें आपने जो अष्टकूट मिलान के बारे में देखा होगा, सुना होगा कि अष्टकूट मिलान किया जाता है। वो एक ट्रेडिशनल पद्धति है लेकिन अब वो एक पुरानी पद्धति हो चुकी है। और जब एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी में आप जाते हैं, प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारे जो है वो अष्टकूट मिलान पे रिलाय नहीं करते। वो एक बेसिक चीज है जो आप किसी सॉफ्टवेयर में भी देख सकते हैं कि कितने गुण मिलते हैं, लेकिन ये गुण मिलने से ज्यादा शादियों में मैंने तो कोई प्रभाव होते हुए नहीं देखा है। देखना ये जरूरी होता है कि दोनों की कुंडली में कैसे इवेंट्स हैं और कुछ चीजें होती हैं जो देखना जरूरी होता है। उनकी हेल्थ कैसी होगी, उसके बाद उनकी सेक्स लाइफ कैसे होगी, उनका कुछ अफेयर वगैरह होगा कि नहीं होगा, उनके डिवोर्स होने के योग है कि नहीं है, उनकी कोई मारपीट होने के योग है कि नहीं है, यानी कि झगड़ा, एक दूसरे के साथ मारपीट, घरेलू हिंसा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये भी देखना पड़ता है। और उसके साथ साथ फिर उनकी भाई फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उनकी जो है बच्चे होने की क्षमता कैसी है, हॉरोस्कोप में इंडिकेशन
कॉम्बिनेशंस कैसे हैं, तो ये सब देखना बहुत जरूरी होता है। और उसके साथ साथ फिर हम ये देखते हैं कि हर ग्रह की कंपैटिबिलिटी कैसी है दूसरे के ग्रहों के साथ, ना कि सिर्फ एक नक्षत्र, एक नाड़ी, एक गोत्र, कुछ एक ग्रह देख लिया और उसके बेसिस पे आप यू कैन नॉट अराइव एट एनी कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट 1 और 2 डेटा पॉइंट्स। आपको सारे ग्रह, सारी राशियां, सारे नक्षत्र, दोनों के हॉरोस्कोप सबको देखना पड़ेगा, तब जाके मैच मेकिंग हो सकती है। किसी के साथ शादी करने की वजह से, उनके हॉरोस्कोप की वजह से जो है उनके ससुर या सास या ब्रदर कोई मर जाएगा, तो ये भी एक मिथ्या है, ये एक अंधश्रद्धा है। जैसा मैंने पहले कहा, आपको जो भी आपके लाइफ में होता है वो आपकी खुद की कुंडली के अनुसार होता है। तो जब छोटे से छोटा इवेंट भी आपकी कुंडली की वजह से होता है, तो आपकी मृत्यु किसी और की कुंडली की वजह से कैसे हो सकती है? तो किसी लड़की से शादी करके आपके पिताजी मर जाएंगे, आपकी माताजी मर जाएंगी, या किसी लड़की से शादी करने की वजह से आपका भाग्योदय हो जाएगा, या किसी लड़की से शादी करने की वजह से आपका जो है भाग्य का सत्यानाश हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर आप लड़के से शादी करते हैं, क्योंकि ये लड़कियों को भी बताया जाता है, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर किसी से शादी करके किसी की किस्मत खराब होती है, तो वो उस शादी करने के वजह से किस्मत खराब नहीं होती है, वो आपके हॉरोस्कोप में, खुद के हॉरोस्कोप में ही ऐसे योग होते हैं कि शादी के बाद आपकी जो है किस्मत खराब होने वाली है। अब आप चाहे किसी से भी शादी कर लें, तो उस वक्त की दशाएं देखना जरूरी है, आपकी कुंडली देखना जरूरी है। किसी से शादी करने की वजह से कुछ होने वाला नहीं है। आपकी कुंडली देखिए, आपके कुंडली के उपाय करिए, आपकी कुंडली की टाइमिंग को समझिए, और उसके हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है। तो भैया ये थे कुछ मिथ्स जो होते हैं रिलेटेड टू मैच मेकिंग। जब भी शादी की बात होती है तो ये सारे मिथ्स होते हैं। इससे ज्यादा और भी बहुत सारे मिथ्स होते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इतने ही कवर कर रहा हूं क्योंकि ये मेजर मिथ्स है। अब हम चलते हैं उन चीजों की तरफ जो आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मैच मेकिंग। तो पहले हम शुरू करते हैं कुछ सिंपल टेक्निक्स जो एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निक्स हैं फॉर मैच मेकिंग। तो उसमें से पहला जो टेक्निक है वो है आपके नक्षत्र के बेसिस पे, यानी कि चंद्र के नक्षत्र के बेसिस पे। आपका जो भी नक्षत्र है, आपके पार्टनर का नक्षत्र, उस नक्षत्र से काउंट करते हुए तीसरा, पांचवा, सातवां या किसी भी ऑड नंबर पे अगर आता है तो वो मैच मेकिंग अच्छा नहीं माना जाता है। यानी कि अगर आपका अश्विनी नक्षत्र है तो आपके बाद दूसरा नक्षत्र आता है भरणी नक्षत्र, वो आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि वो इवन नंबर पे है। तीसरे नंबर पे आता है कृत्तिका नक्षत्र, वो आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि वो ऑड नंबर पे है। चौथे नंबर पे आता है रोहिणी नक्षत्र, तो वो आपके लिए ठीक हो सकता है क्योंकि वो इवन नंबर पे है। और इसी तरीके से जो भी नक्षत्र आपके नक्षत्र से इवन नंबर पे आते हैं वो आपके लिए अच्छे हैं, और जो ऑड नंबर पे आते हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो ये एक सिंपल क्राइटेरिया हो सकता है फॉर शॉर्टलिस्टिंग द प्रपोजल्स दैट यू हैव। उसके बाद राशियों के बेसिस पे अगर हम देखते हैं हॉरोस्कोप में, तो आपकी चंद्र और लग्न राशि से गिनते हुए अगर छठी, 8वीं या 12वीं राशि आती है आपके पार्टनर की, तो वो एक प्रॉब्लम का कारण बनती है। वहां पे षडाष्टक योग भी बनता है और वहां पे नुकसान के योग बनते हैं। अब ये देखने के लिए भी आपको थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी आनी जरूरी है। मैं यहां पर टेबल डाल दूंगा राशियों के और उनके नंबर डाल दूंगा, आप उसके बेसिस पे थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे गिनना होता है। अब एस्ट्रोलॉजी में जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूं, अगर आपकी लग्न राशि मेष राशि है, ठीक है, तो आपसे छठी राशि होगी कन्या राशि, आपसे 8वीं राशि होगी वृश्चिक राशि, और आपसे 12वीं राशि होगी मीन राशि। अगर इन राशियों की लग्न राशि है कोई भी आपके पार्टनर की, तो आपकी जो जोड़ी है वो अच्छी नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। तो ये इसका मतलब है। अगर आपकी समझ लीजिए कि आपकी जो है चंद्र राशि कर्क राशि है, तो आपकी चंद्र राशि से पार्टनर की चंद्र राशि देखते हैं, तो छठी राशि होगी धनु राशि, 8वीं राशि होगी कुंभ राशि, और 12वीं राशि होगी मिथुन राशि। अगर सामने वाले की यानी पार्टनर की चंद्र राशि इनमें से कोई है, तो आपको क्लैशेस होंगे, आपके टेम्परामेंटल क्लैशेस होंगे, ईगो क्लैशेस होंगे, आपकी थॉट प्रोसेस मैच नहीं करेगी। इसके बाद और एक तरीका होता है, वो है तत्व देखने का। तो सारी जो राशियां होती हैं उनके कुछ तत्व होते हैं, यानी कि भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व। तो ये तत्व आपको देखने होंगे कि आपके लग्न राशि और चंद्र राशि के कौन से तत्व हैं। तो आप एक बार देख लेते हैं कि आपका तत्व कौन सा है, उसके बाद आपको देखना है कि आपके पार्टनर की जो राशि है उसका तत्व कौन सा है। आपकी लग्न राशि के साथ पार्टनर की लग्न राशि के तत्व को देखना है, और आपकी चंद्र राशि के साथ पार्टनर की चंद्र राशि का तत्व देखना है। इसको क्रिस क्रॉस नहीं करना है, अपने अपने जो राशि है उसी हिसाब से पार्टनर की भी वही राशि आपको देखनी है और उसी का तत्व देखना है, ठीक है। तो इसमें अगर राशि का तत्व है अग्नि तत्व, तो उसके साथ भूमि तत्व की राशियां जो है वो ज्यादा कंपैटिबल होती हैं। अग्नि तत्व की राशियां मीडियम कंपैटिबिलिटी वाली होती हैं,
और जो वायु तत्व की राशियां होती हैं वो सबसे कम कंपैटिबिलिटी वाली होती हैं। लेकिन अग्नि तत्व के साथ जल तत्व की राशियों का कभी भी मेल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक अग्नि तत्व है जिसमें एग्रेशन है, डोमिनेशन है, कॉन्फिडेंस है, और दूसरी तरफ जल तत्व की राशियां हैं जो होती हैं इमोशनल, सॉफ्ट और थोड़े से पोएटिक और फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल, इस तरह के लोग। तो इनका अग्नि तत्व वालों के साथ कोई मेल नहीं बैठता है, उनकी जो थॉट प्रोसेस है बहुत वेरी करती है। अगर आपकी राशि जो है वो पृथ्वी तत्व की है तो पृथ्वी तत्व की राशियों का जो मेल है वो कभी भी वायु तत्व की राशियों के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो पृथ्वी तत्व वाले हैं वो स्थिर हैं, लॉयल हैं, एक चीज को पेशेंटली करते रहते हैं, थकते नहीं हैं, एकाग्र होते हैं, और ये सारे उनकी क्वालिटीज हैं। और जो एरी साइन के लोग होते हैं, यानी कि जो वायु तत्व की राशियां हैं, वो चंचल होते हैं, उनको कॉन्स्टेंटली चेंज चाहिए, उनको बार बार कुछ ना कुछ नया चाहिए, और कई बार वायु तत्व की राशियों में जो लॉयल्टी वाला फैक्टर है वो थोड़ा कम होता है, वो कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कई बार उनके अफेयर वगैरह भी हो जाते हैं। तो पृथ्वी तत्व और वायु तत्व वालों का मेल कभी भी साथ में नहीं बैठता है। ज्यादा अच्छा यही होता है भूमि तत्व वालों के लिए कि वो अग्नि या फिर पृथ्वी तत्व की राशियों के साथ ही उनका मेल अच्छा रहता है। फिर आते हैं वायु तत्व की राशियों पे। जैसा मैंने कहा कि वायु तत्व की राशियां भूमि तत्व के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगी, जल तत्व के साथ बहुत अच्छा मैच करेंगी, अग्नि तत्व के साथ मीडियम मैच करेंगी। वायु तत्व का वायु तत्व की राशियों से जो है 75% तक ठीक ठाक तालमेल बैठ जाता है। अगर आप जल तत्व की राशियों को बिलोंग करते हैं, अग्नि तत्व की राशियां तो बिल्कुल भी बैंड है, जैसा मैंने पहले कहा। उसके नीचे अगर हम देखते हैं वायु तत्व की राशियों के साथ जल तत्व की राशि बहुत अच्छा मैच करती है। भूमि तत्व की राशियों के साथ जल तत्व की राशियों का मेल जो है वो ठीक ठाक होता है, 75% 50% तक बैठ सकता है। तो ये आप देख सकते हैं वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि तत्व के हिसाब से थोड़ा सा मैच मेकिंग करके आप पता कर सकते हैं कि आपका स्वभाव और सामने वाले का स्वभाव ठीक बैठ सकता है कि नहीं, तालमेल बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है। तो न्यूमरोलॉजी के मैच मेकिंग के तरीके जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि न्यूमरोलॉजी में मैच मेकिंग के मेन पैरामीटर्स कौन से हैं। दो इंपॉर्टेंट नंबर्स आपको मालूम होना जरूरी है न्यूमरोलॉजी में टू अंडरस्टैंड मैच मेकिंग एंड टू डू मैच मेकिंग। तो पहला है मूल अंक और दूसरा होता है भाग्यांक। अब मूल अंक क्या होता है? आपकी जो बर्थ डेट है उसका सिंगल डिजिट एडिशन जो हम करते हैं न्यूमरोलॉजी में, उसको हम बोलते हैं मूलांक। यानी कि अगर आपकी जो बर्थ डेट है वो है 21 जुलाई 1990, तो उस केस में आपका मूलांक जो होगा वो 21 से देखा जाएगा, यानी कि 2 + 1 = 3। तो 3 आपका मूलांक होता है। और अगर हम भाग्यांक निकालना चाहते हैं और डेट है 21 जुलाई 1990, तो उस केस में हम इसको पूरा जोड़ देंगे, यानी कि 2 + 1 + 7 + 1 + 9 + 9, और इसकी जो एडिशन आएगी, सिंगल डिजिट एडिशन आएगी, वो होगा हमारा भाग्यांक। तो यहां पर हम नंबर्स को तब तक ऐड करते हैं जब तक दे आर नॉट रिड्यूस टू अ सिंगल डिजिट। तो इसी तरीके से आप अपनी बर्थ डेट का मूलांक और भाग्यांक निकाल लेंगे। जो भी मैरिज प्रपोजल है और अलायंस है या आपका कोई पार्टनर है, तो उससे मैच मेकिंग करने के लिए पहले उसकी बर्थ डेट से आपको मूलांक और भाग्यांक निकाल लेना है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसको कैसे मैच करना है। अब क्योंकि यहां पर मैं आपको एकदम आसान तरीके बता रहा हूं और न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष बहुत बड़े विशाल शास्त्र हैं, तो बेसिकली अभी जो हम देख रहे हैं वो तरीके हैं टू फिल्टर आउट ऑल दोज अलायंसेस एंड मैचेस व्हिच आर नॉट गुड फॉर अस। तो इसमें यूजुअली हम पहले मूलांक से मूलांक मैच करके देखते हैं, यानी कि हमारा मूलांक और पार्टनर का मूलांक। तो इसमें जब एंटी नंबर्स होते हैं तो उनको हम अवॉइड कर देते हैं सिरे से, क्योंकि जो एंटी नंबर्स होते हैं दे नेवर गेट अलोंग वेल, और उनके साथ आने से उन दोनों को भी नुकसान होता है, और जो कलेक्टिवली वो करने की कोशिश करते हैं साथ में, तो उसमें भी कोई ना कोई नुकसान हो ही जाता है। तो ये है एंटी नंबर्स, इनको हमेशा अवॉइड करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। इसके आगे और एक पैरामीटर आता है न्यूमरोलॉजी में, ये कि जब हम क्रिस क्रॉस मैच करके भी देख लेते हैं, यानी कि अगर आपका मूलांक और आपके पार्टनर का भाग्यांक अगर एक हो तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, और उसी वक्त अगर पार्टनर का मूलांक आपका भाग्यांक है तो ये सोने पे सुहागा है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप सबको पसंद आया होगा। आज हमने डिबंक किए बहुत सारे मिथ्स जो मैरिज मैच मेकिंग से रिलेटेड हैं इन एस्ट्रोलॉजी, और हमने जाने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स या मैच मेकिंग के तरीके जो आप खुद इस्तेमाल कर सकते हैं टू फिल्टर आउट ऑल द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज एंड ऑल द प्रपोजल्स जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो ये जो मैच मेकिंग के फिल्टर्स हैं उनको लगाने के बाद जिनको आप शॉर्टलिस्ट करेंगे उनसे आप मिलिए, बातचीत करिए, फिर उनमें से फिर कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट करिए जो
आपको पसंद आए और उसके बाद फिर किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाकर अपनी मैच मेकिंग ढंग से उनसे फिर से एक बार फाइनल करवाएं। तो इसी तरह के बहुत सारे और वीडियोस आते रहेंगे इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट करें। स्टे ट्यून्ड।